क्या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है फ्री ऑनलाइन क्लासेज। आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवार, 8th, 10th एंड 12th की घर बैठे करें तैयारी। बेस्ट फैकल्टी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को और नए नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगा, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छे से मैं जो आपको करवाऊँ उनके अच्छे से आपको नोट्स बनाना है। एक मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी कमी है आपकी। इसको आपको सुधार करना ही होगा। अगर आप इस बात का सुधार कर लेते हो ना, तो आपके 10th क्लास में नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मैं आपसे दावा करता हूँ। अब आपके स्कूल लगने वाले हैं और बहुत बेहतर तरीके से आप तैयार होकर जाओगे स्कूल में। तैयार होने का मतलब अच्छे तरीके से याद करके जाओगे साइंस और मैथ को, तो फिर देखना आपको कितना इंटरेस्ट आता है आपकी क्लास में पढ़ने में। ऑफलाइन जब पढ़ोगे ना तो और इंटरेस्ट, जबरदस्त इंटरेस्ट आएगा। इसलिए आप अच्छे से पढ़ो, दमदार तरीके से पढ़ो। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो साइड में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब नाम दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और पास में जो घंटे का चिन्ह है उसको आप दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे जो वीडियो है ना वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर लीजिए ज्ञान का अड्डा, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम आपको पीडीएफ देते रहते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब हम एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जितने लाइक होंगे उसके हिसाब से हमारे अंदर एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, और उसी के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से पढ़ना चाहते हो। अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आपको अच्छे से लाइक करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे हमसे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 4 में हमने एक पार्ट कर लिया, और उस पहले पार्ट में क्या पढ़ा था बाबू? हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि प्रतिरक्षा क्या होता है। पहले पार्ट में पढ़ा था प्रतिरक्षा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको बताया था प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्वाभाविक, और एक होती है उपार्जित। एक क्या होती है? उपार्जित। और स्वाभाविक के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हमें जन्म से मिलती है, ये जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। ये बात आपको मैंने कल बता दी थी, कल वाले वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्रतिरक्षा होती है वो 2 प्रकार की होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब प्रतिरक्षा का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है। आज हम चर्चा करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के बारे में। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगा लोगे आप उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या हेडिंग लगाओगे? उपार्जित प्रतिरक्षा, आप हेडिंग लगाओगे अच्छे से। चलिए, उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। हाँ, अब इसके बारे में समझोगे उपार्जित प्रतिरक्षा है क्या, इसके बारे में आपको डिटेल से समझना है। देखिए, मैंने आपको बताया था स्वाभाविक के बारे में। अगर आपको स्वाभाविक के बारे में पता है ना तो ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल सी है। क्योंकि स्वाभाविक तो क्या होती है? जन्मजात होती है, वो हमें जन्म से मिलती है। लेकिन बाबू ये हमें जन्म से नहीं मिलती, ये हमें बाद में मिलती है। किसके द्वारा? इंजेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? इंजेक्शन के द्वारा। आई बात समझ में? हाँ, तो यही बात हम करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रतिरक्षा को अनुकूली, इसे अनुकूली या फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, या फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा, अनुकूली या फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है इसे हम अनुकूली या फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। अनुकूली या फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। रहेगी ना बात याद? बिल्कुल रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुकूली या फिर विशिष्ट प्रतिरक्षा। अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, ये प्रतिरक्षा करती क्या है?
ये प्रतिरक्षा करती क्या है? ये प्रतिरक्षा एक पोषक पदार्थ स्रावित करती है। क्या करती है? एक पोषक पदार्थ स्रावित करती है। और वो पोषक पदार्थ क्या करता है? किसी प्रतिजन के प्रति क्या करता है? एक विशेष प्रघात करता है। एक मैं लाइन लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उस सेंटेंस से आपको समझना है अच्छे से। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं वैसा का वैसा आप लिख लीजिए, जिससे कि आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब देखिए, ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, समझना है इस बात को। ये क्या करती है? ये किसी विशेष रोगाणु के प्रति, या ये क्या करती है? एक पोषक प्रदान करती है। क्या करती है? एक पोषक पदार्थ छोड़ती है। यानी ये एक पोषक पदार्थ स्रावित करती है, जो किसी सूक्ष्म जीव के प्रति विशिष्ट प्रघात करता है। ये बात बाबू ध्यान रखनी है आपको अच्छे से। यानी ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, ये क्या करती है? एक पोषक पदार्थ का स्रावण करती है। पोषक पदार्थ का मतलब जो पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर की रक्षा करे। पोषक पदार्थ हम किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर की रक्षा करे। अगर मान लो ये पेन भी मेरा क्या कर रहा है? मेरे शरीर की रक्षा कर रहा है ना, तो ये मेरे लिए पोषक पदार्थ है। अब जो ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को खत्म करेगा, तो वो तो एक पोषक पदार्थ ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है। किससे रक्षा कर रहा है? इन सूक्ष्म जीवों से रक्षा कर रहा है। इसका मतलब जो पदार्थ छोड़ते नहीं है प्रतिरक्षा, वो एक प्रकार का पोषक पदार्थ होता है। और जो क्या करता है? सूक्ष्म जीवों से क्या करता है? रक्षा करता है, या फिर सूक्ष्म जीवों के प्रति क्या करता है? विशिष्ट प्रघात करता है। प्रघात का मतलब उनके ऊपर चोट पहुंचाता है, विशेष प्रकार की चोट, बहुत भयंकर वाली चोट पहुंचाता है, और वो सूक्ष्म जीव खत्म हो जाता है, और हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रहेगी ना बात याद अच्छे से? अच्छा, इस प्रतिरक्षा में क्या होता है? इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा, इस प्रतिरक्षा में क्या होता है? इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। प्रतिरक्षियों का मतलब ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी पदार्थ या फिर पोषक पदार्थ कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। अब ये प्रतिरक्षी क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से अलग से पढ़ाऊंगा। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिरक्षी, कौन कौन से प्रतिरक्षी होते हैं, वो हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे वो वाली बात। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी अच्छे से। उम्मीद कर सकता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि इस प्रतिरक्षा में जो ये प्रतिरक्षी बनते हैं, ये क्या करते हैं? उस प्रतिजन के विरुद्ध काम करते हैं। प्रतिजन का मतलब जो रोगाणु होता है ना, रोग फैलाने वाला, उस रोगाणु के प्रति क्या करते हैं? काम करते हैं। उस रोगाणु को खत्म करने का काम करते हैं प्रतिरक्षी। आप ध्यान रखोगे अच्छे से कि ये जो प्रतिरक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? ये प्रतिरक्षी, लिखवा देता हूं मैं आपको, ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशेष क्रिया करते हैं। विशेष क्रिया करते हैं तथा इस क्रिया से होता क्या है? इस क्रिया से कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा, इस क्रिया से कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, या फिर क्या होती है? जागरूक होती है, या फिर सक्रिय होती है। कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा सक्रिय होती है। सक्रिय
होती है। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा इसमें होता क्या है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षी का। और ये जो बाबू प्रतिरक्षी होते हैं ना, ये प्रतिरक्षी ये क्या करते हैं, उस प्रतिजन के साथ विशेष क्रिया करते हैं। प्रतिजन का मतलब रोगाणु, उस रोगाणु के साथ में विशेष क्रिया करते हैं और उस विशेष क्रिया के द्वारा क्या होती है, एक कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा का मतलब हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे रोगों से रक्षा करती हैं, जैसे लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। मैंने जब आपको दूसरे चैप्टर में मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको बताया था सारी बातें ये। तो जो लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट वो एक प्रकार की कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा कहलाती है और वो सक्रिय हो जाती है किसके कारण, प्रतिजन और प्रतिरक्षा आपस में जब क्रिया करते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जो उन प्रतिजनों को खत्म करता है, वो पदार्थ और वो रोगाणु आपस में मिलते हैं ना, तो हमारी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और वो कोशिकाएं क्या कर देती हैं, उसे रोगाणु को विनाश कर देती है, उस रोगाणु को क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, अगर इसके प्रकार की चर्चा करें तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक है सक्रिय, सक्रिय और दूसरी है निष्क्रिय। दूसरी क्या है, निष्क्रिय। ये दो प्रकार की होती है और इनके बारे में हमें चर्चा करनी है, सक्रिय और निष्क्रिय के बारे में। सक्रिय और निष्क्रिय के बारे में ही चर्चा करनी है, सक्रिय क्या है, निष्क्रिय क्या है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको लिख लीजिए, ऐसा कैसा लिख लीजिए, आपके कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये आपसे दावा करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट अगर आपको नहीं लेना था तो आप अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपसे बड़े हैं उनको पता है तो उनको पूछ लीजिए स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। वैसे मैं यहां पर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको विज्ञान सिखाऊंगा, साइंस सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये अगर आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे हो तो आप वीडियो को बंद करके रोक के फिर लिख लीजिए, लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब हम इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। किसके बारे में, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, ठीक है। आई बात समझ में, बिल्कुल आई। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छे से समझना भाई। उपार्जित का पहला प्रकार, उपार्जित का पहला प्रकार कौन सा है, उपार्जित का जो पहला प्रकार है वो है सक्रिय प्रतिरक्षा। कौन सा, सक्रिय प्रतिरक्षा। चलिए सक्रिय प्रतिरक्षा, आप इसका पहला प्रकार का हेडिंग लगा लीजिए, सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा है क्या, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसी प्रतिरक्षा जो क्या करती है, हमारे शरीर में ही क्या कर देती है, प्रतिरक्षों का निर्माण कर लेती है। मतलब ऐसी प्रतिरक्षा जिसके अंदर प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षों का निर्माण शरीर में ही हो जाता है। किसमें हो जाता है, शरीर में ही हो जाता है। समझना, एक मैं लाइन लिखवा रहा हूं, वो लाइन आपको समझने फिर आपको याद हो जाएगा। देखिए, यह प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा प्रतिजन के विरुद्ध, प्रतिजन के विरुद्ध, प्रतिजन के विरुद्ध शरीर में ही, शरीर में ही प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। प्रतिरक्षियों का, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, निर्माण करती है। आई बात समझ में, बिल्कुल। यानी ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये क्या करती है, ये प्रतिरक्षा प्रतिजन के विरुद्ध, जो प्रतिजन का मतलब रोगाणु, प्रतिजन का मतलब क्या होता है, रोगाणु, यानी किसी प्रतिजन के विरुद्ध किसी रोगाणु के प्रति हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक ही क्या बना देती है, हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक ही क्या बना देती है, प्रतिरक्षी बना देती है। प्रतिरक्षा का, प्रतिरक्षी का मतलब होता है रोगाणुओं से रक्षा करने वाले पदार्थ। जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, उन पदार्थों को हम बोलते हैं प्रतिरक्षी। तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है। वो कौन सी प्रतिरक्षा के द्वारा होता है, वो इसी सक्रिय प्रतिरक्षा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इसी सक्रिय प्रतिरक्षा के द्वारा होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए।
हो गई होगी अच्छे से बात याद, बिल्कुल अच्छे से, कि ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिजन के विरुद्ध यानी रोगाणु के प्रति शरीर के अंदर ही क्या हो जाए, शरीर के अंदर ही प्रतिरक्षाओं का निर्माण हो जाए, हमें किसी बाहर से इंजेक्शन लेने की आवश्यकता न पड़े। ऐसी प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो प्रतिरक्षा होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, ये मतलब उस प्रतिजन के प्रति ही काम करती है जिसके लिए ये बनी है। कहने का मतलब ये हरेक के काम नहीं आती। समझाऊंगा मैं इस बात को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाऊंगा। समझना, ये प्रतिरक्षी या यह प्रतिरक्षा किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध ही काम करती है, विरुद्ध ही काम करती है। समझना, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति के शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा, एक तो है सक्रिय और एक है निष्क्रिय। एक क्या है, निष्क्रिय। आई बात समझ में, सक्रिय और निष्क्रिय। अच्छा, सक्रिय जो होती है वो क्या होती है, इस शरीर के अंदर ही जो प्रतिरक्षा बनती है उसको बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। यानी किसी बाहर से हमें इंजेक्शन के द्वारा प्रतिरक्षा नहीं लेनी पड़े, हमारे शरीर के अंदर डेवलप होने वाली जो प्रतिरक्षा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रिय बोलते हैं। और ये जो प्रतिरक्षा होती है ये किसी विशेष प्रतिजन के रूप में काम करती है, किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध में काम करती है। मान लो इस व्यक्ति के शरीर में ये कोई रोग आ गया, ये क्या आ गया, कोई रोग आ गया, तो इस रोग के प्रति इसके शरीर में क्या बनेगी, प्रतिरक्षा बनेगी। लेकिन इस रोग को खत्म करने के बाद वो खुद भी समाप्त हो जाएगी, वो खुद भी क्या हो जाएगी, समाप्त। लेकिन ये जो निष्क्रिय होती है ना, निष्क्रिय, वो समाप्त नहीं होती। जैसे हम पोलियो का टिक्का लगवाते हैं, पोलियो का टिक्का या फिर बहुत सारे टिक्का आते हैं, टाइफाइड का टिक्का आते हैं ना, बहुत सारे टिक्के आते हैं, तो वो पहले लगवा लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन भर क्या नहीं होता, हमारे जीवन भर पोलियो नहीं होता, हैजा नहीं होता, इसका टिक्के लगवाते हैं ना, तो वो जीवन भर के लिए होते हैं। यानी वो एक बार लगवाते हैं, लेकिन उसके रोग कभी भी हमारे होंगे ही नहीं, क्योंकि उसकी हमारे शरीर में मौजूदगी है, उस प्रतिरक्षा की मौजूदगी है जो उन्हें रोगाणुओं के प्रति हमने ली थी। तो ये जो प्रतिरक्षा होती है ये समाप्त नहीं होती, ये किसी रोगाणु को खत्म करके समाप्त हो जाती है। इतना से इन दोनों में क्या है, फर्क है। आई बात समझ में, बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध ही काम करती है, यानी हर के लिए काम नहीं करती, प्रत्येक के लिए काम नहीं करती। आई बात समझ में, बिल्कुल। ये बात थी किसकी, सक्रिय प्रतिरक्षा की। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं किसकी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। किसकी बात करते हैं बाबू, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करते हैं बाबू। हाँ बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत अच्छा। हाँ, अब हम बढ़ते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा की ओर। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, क्या है, चलिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षा दूसरा प्रकार है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना बाबू, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है क्या, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से प्रतिरक्षी लाए जाते हैं, बाहर से प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं शरीर के अंदर, उस प्रतिरक्षा को हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। समझना इस बात को, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें किसी प्रतिजन के विरुद्ध, जिसमें किसी प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से प्रतिरक्षी शरीर में प्रविष्ट करवाए जाते हैं, उस प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, उस प्रतिरक्षा को कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं बाबू, उस प्रतिरक्षा को हम कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आई बात समझ में, बिल्कुल आई है, मुझे पता है अच्छे से बात समझ में। समझना इस बात को, यानी देखो ये कोई व्यक्ति है, मान लो आप हो, ये
कौन हो आप? ये आपकी जुल्फें हैं, प्यारी प्यारी जुल्फें, ये आपके हाथ हो गए, आपके पैर हो गए, ये तो बात थी। चलिए ठीक है। अब आपके शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा है, एक तो है सक्रिय और एक है निष्क्रिय। अच्छा, सक्रिय तो क्या होती है? सक्रिय प्रतिरक्षा वो होती है जो अपने आप शरीर के अंदर बनती है, उसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा हम किसे कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं बाबू उसको जो हमारे शरीर में बाहर से किसी इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश करवाई जाती है। हमारे शरीर में बाहर से किसी रोग के प्रति इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में छोड़ी जाती है, उस प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं? उस प्रतिरक्षा को कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं बाबू? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। तो मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज की जिंदगी नहीं जीनी है, आपको बिल्कुल क्लियर कट जिंदगी जीनी है। मतलब कभी भी कोई डाउट लगे आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम के ऊपर हमारा स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल भी है, वो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आप सर्च कर सकते हो डाउट सॉल्यूशन या डाउट सपोर्ट बाय ज्ञान काटा, उसके ऊपर आप मतलब सर्च करोगे ना तो हमारा चैनल आपको मिलेगा। उसमें आप अपना क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन वो कर सकते हो, तो आपको टीचर क्या देंगे, आपको मतलब उसका जवाब देंगे। और पूरा मैं देख के आपको बता दूंगा, पूरा डिटेल बता दूंगा भी उसमें क्या क्या करना पड़ता है, सब सारी चीजें बता दूंगा। तो कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे बिल्कुल फ्री के अंदर। ठीक है, हम आपसे दावा करते हैं। तो अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, दमदार तरीके से पढ़ना है, एक एक बातों को पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ पढ़ना। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो ये बात आपको समझ में आई होगी निष्क्रिय और सक्रिय के बारे में, परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो प्रतिरक्षा होती है, ये होती क्या है ना? इसमें होती क्या है देखिए, इस प्रतिरक्षा में शरीर में अपने आप प्रतिरक्षी नहीं बनते, शरीर में अपने आप प्रतिरक्षी नहीं बनते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा शरीर के अंदर अपने आप क्या नहीं बनाती है, प्रतिरक्षी नहीं बनाती है। इसको हमें क्या करना पड़ता है कि इंजेक्शन के द्वारा बाहर से प्रतिरक्षी लाने पड़ते हैं, है ना, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर निष्क्रिय प्रतिरक्षा के आपको उदाहरण समझने हैं तो आप उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण की अगर चर्चा करें, जैसे डिप्थीरिया का टिक्का और टिटनेस का टिक्का, डिप्थीरिया और टिटनेस का टिक्का, डिप्थीरिया और टिटनेस का टिक्का, डिप्थीरिया व टिटनेस का टिक्का, टिटनेस का टिक्का, ये क्या है बाबू? ये हमारी निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, क्योंकि डिप्थीरिया और टिटनेस का जो है ना टिक्का लगवाते हैं, टिक्का इंजेक्शन टिक्का लगवाते हैं, वो बाहर से प्रतिरक्षा आते हैं, वो हमारे शरीर में नहीं बनते। हमारे शरीर में बुखार के हो गए, है ना, कोई खांसी जुकाम के हो गए, वही प्रतिरक्षा बनते हैं छोटे मोटे रोगों के। बड़े बड़े रोगों के प्रतिरक्षी तो हमें बाहर से लाने पड़ते हैं, बड़े बड़े रोगों के प्रतिरक्षी तो हमें बाहर से लाने पड़ते हैं इंजेक्शन के द्वारा। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बाहर थोड़ी आंधी तूफान आया है, बच के रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बाबू मैंने आपको प्रतिरक्षा किसे कहते हैं वो बता दिया, मैंने आपको यह बता दिया कि प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होती है, वो बात मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको बताया प्रतिरक्षा के प्रकार, दो प्रकार मैंने आपको बता दिए, स्वाभाविक और उपार्जित। उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दोनों बातें समझ में आई हैं, आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगला जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिजन के बारे में। प्रतिजन क्या होता है? वैसे तो प्रतिजन एक रोगाणु होता है। क्या होता है? एक रोगाणु होता है, लेकिन ये किस प्रकार से बना होता है, क्या क्या करता है हमारे शरीर में, वो सारी चीजें, सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो मतलब अगले वीडियो में, समझ गए ना? अगले वीडियो में प्रतिजन के बारे में चर्चा करेंगे और उससे अगले वीडियो में हम प्रतिरक्षी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बोर नहीं होना है, है ना। अगर आप बोर होगे ना तो मैं आपको चुटकुले सुनाना स्टार्ट कर दूंगा, एक एक बीच में चुटकुला भी सुना दूंगा, टेंशन मत लो।
पढ़ना है हमें दमदार तरीके से, नंबर लेके आने हमें, नंबर जबरदस्त, बहुत जबरदस्त नंबर लेके आने हैं। जब आपकी फोटो चिपकेगी ना पोस्टर के ऊपर, तब हमें भी गर्व होगा, आपको भी गर्व होगा, और सबसे ज्यादा गर्व होगा आपके माता और पिता को, है ना। उनके सपने बहुत बड़े हैं, आपसे भी बड़े सपने आपके माता पिता के हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आपको कभी भी आपने ये बोल दिया ना कि पापा मेरे कपड़े नहीं है, तो आपको कपड़े मिलेंगे। कभी देखना उनकी खुद की बनियान देखना, बनियान आप समझते होंगे, आपके पापा की बनियान देखना, उसमें छेद मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे मतलब गार्जियन ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत जबरदस्त कपड़े पहनाते हैं, बहुत जबरदस्त जूते पहनाते हैं, लेकिन उनकी अगर चप्पलें देखें ना तो उनकी चप्पलों में क्या डालते हैं, वो रस्सी डाल के रखते हैं, अगर टूट भी जाती है तो वो नई चप्पलें नहीं लेके आते हैं, है ना। तो आप अपने माता पिता के लिए पढ़ो, अपने लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप अपने माता पिता के लिए भी पढ़ो। आपके ऊपर बहुत बड़े सपने रख रखे उन्होंने, है ना, आपके कारण उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे, उनके भी मतलब जिंदगी है, वो भी अच्छी सी जिंदगी जीना चाहते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने माता पिता को वहीं रखोगे या ऊंचाई पे लेके जाओगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम आपको सही गाइडेंस देना है, वो हम दे रहे हैं, देते रहेंगे और देते आए हैं। आई बात समझ में। लेकिन पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाने वाला अपना काम कर रहा है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आप पढ़ने वाले, आप अपना काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो आपको पता है, ना मेरे को पता, ना आपके माता पिता को पता। क्योंकि माता पिता तो ये समझते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन क्या पता आप अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक दे हों। तो धूल आपको नहीं झोंकनी है, आपके भविष्य को देखना है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, 10वीं क्लास वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। 10वीं क्लास आपके जीवन की महत्वपूर्ण क्लास होती है। इस क्लास में अगर आप जग गए, जागृत हो गए, है ना, तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई टेंशन नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस 10वीं क्लास को आपने ऐसे निकाल दिया ना, तो देखना मेरे दोस्त, एक दिन आप खुद कहोगे मैं अगर 10वीं क्लास में पढ़ लेता तो आज मेरी कंडीशन ये नहीं होती। आई बात समझ में। तो 10वीं क्लास है बाबू, 5 या 6 महीने आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। आप अपनी जिंदगी के लिए 5 या 6 महीने भी नहीं दे सकते। अगर दे सकते हो तो आज मेरे साथ आपको कसम खानी है कि मैं कसम खा के कहता हूं, मैं सर की बात को मानूंगा, और मेरे से कभी भी कोई गलती हो जाए तो मेरे को क्षमा जरूर करेंगे, लेकिन मैं कभी गलती होने नहीं दूंगा। मैं हमेशा मेरे सपने के बारे में सोचूंगा, हमेशा ऊंचाई पर जाने की सोचूंगा, कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि मेरे को नींद आ रही है मैं सो जाऊं। हाँ, टाइम टू टाइम खेलो, टाइम टू टाइम टीवी देखो, टाइम के अनुसार ही आप अपना काम करो, हर काम टाइम के अनुसार। अगर आप टाइम के अनुसार काम नहीं करते बाबू, तो आप जिंदगी में दुख बहुत ज्यादा देखने वाले हो। अगर आपको दुख देखने हैं तो आप मस्ती करते रहो, लेकिन अगर आपको अच्छे दिन देखने हैं ना, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, आज से लगना पड़ेगा, और इसी वक्त से लगना पड़ेगा। टाइम 1 मिनट भी नहीं निकालना है आपको। तो उम्मीद कर सकता हूं मेरी बातें सारी आपको समझ में आ रही होंगी। पूरे जोश के साथ, पूरे हवास के साथ जबरदस्त हम पढ़ने वाले हैं, पूरा सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूं, जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा ना, तब देखना आपको कितने जबरदस्त याद होते हैं। एक बार आप भी नोट्स बना रहे हो, मैं भी आपको नोट्स लिखवा रहा हूं, लेकिन रिवीजन करवाऊंगा तब देखना आपको कितने जबरदस्त याद होते हैं। क्योंकि आपके पास भी नोट्स होंगे और मैं आपको सीधे डायरेक्ट पढ़ाऊंगा ना, फिर बहुत मजा आएगा। बस मेरे को 4 महीने का टाइम दे दो आपके लिए, 4 महीने का। 4 महीने में आपको ट्रेंड कर दूंगा पूरा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपके साइंस के अंदर, ये मैं आपसे दावा करता हूं। बस यहीं पर मैं वीडियो को खत्म करता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहना, मजे से रहना और सुरक्षित अपने घर पर रहना, क्योंकि कोविड-19 जो चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू, ओके।